गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो। इसको लॉकडाउन के पीरियड में, कोरोना वायरस के पीरियड में अपने अपने घरों पे तुम लोग स्वस्थ हो और पढ़ाई भी कर रहे हो। ठीक है, आज मैं सेकेंड ईयर का HS सेकेंड ईयर का जो हमने शुरू किया था मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इसका मैंने एक नया टॉपिक कल जो हमने ख़त्म किया था साइक्लोट्रॉन पे, मैंने कहा था आज साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लेके आऊँगा। तो चलो आज हम यही से ही शुरू करते हैं, साइक्लोट्रॉन पार्ट से। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है। ठीक है, क्या डिवाइस है? जो डिवाइस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है हाई एनर्जी पे। ठीक है, अच्छा, तो आज इसका हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे। कंस्ट्रक्शन साइक्लोट्रॉन को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, पहले मेटल फ्रेम सिलिंड्रिकल, ऐसे सिलिंड्रिकल मेटल फ्रेम डी शेप वाला, दो शेप ऐसे रख देते। ठीक है, इन दोनों के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है, परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है। ऐसे परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब इन दोनों डीज को एक ऑसिलेटर से, ऑसिलेटर मीन्स जो ऑल्टरनेटिंग करंट हमको देता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, एक ऑसिलेटर से कनेक्टेड किया जाता है। इन लोगों को डीज बोलते हैं, इसको डीज बोलते हैं, DEE'। ठीक है, अब इन दोनों डीज के बीच में चार्ज पार्टिकल रखा जाता है। दोनों डीज के बीच में चार्ज पार्टिकल रखा जाता है। अभी चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली इसमें एंटर होगा। अभी चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली इसमें एंटर होगा। ऐसे एंटर होगा, ऐसे घूमेगा, फिर बाहर आएगा, फिर घूमेगा, फिर बाहर आएगा, फिर घूमेगा, फिर बाहर आएगा, फिर घूमेगा, फिर घूमेगा, 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 और घूमते घूमते यहां से एक विंडो है, इस विंडो से ऐसे बाहर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे घूमेगा। तो साइक्लोट्रॉन का मेन प्रिंसिपल तो वही है, whenever charge particle enters perpendicularly to the magnetic field, the path of the charge particle will be circular in nature. ठीक है, ये दोनों पार्ट खुला हुआ है, इधर से खुला हुआ है, इधर से टैबलेट को, एक गोल टैबलेट को इधर से टुकड़ा कर दो तो इस पार्ट का खुला रहेगा, ऐसे 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 रहेगा। ऐसे मैंने 3 डायमेंशनल दिखा दूं, मैं 3 डायमेंशनल दिखा दूं, ऐसे। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल यहाँ के बीच में, तो इधर से घूमेगा तो इधर से घुसेगा। ठीक है, अच्छा, तो अभी देखो, तो ये हो गया साइक्लोट्रॉन का बेसिक कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये ऑसिलेटर जो हमको अल्टरनेटिंग करंट देता है। ठीक है, अब इन दोनों को यहां से क्या प्रिंसिपल में क्या किस प्रिंसिपल से साइक्लोट्रॉन काम करता है? व्हेनेवर चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड, the perpendicularly the path of the field will be, the path of the charge particle will be circular. ठीक है, तो ये चार्ज पार्टिकल रहा पॉजिटिव, ये चार्ज पार्टिकल है हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये एंटर किया तो इसका पाथ सर्कुलर हो गया। ठीक है, ये हाफ ट्रेवल किया, इधर से निकल आया। ठीक है, फिर यहाँ पे घुसा, फिर इधर से। अभी देखो, ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अभी थ्योरी क्या है, काम कैसे करता है, काम कैसे करता है? सपोज पकड़ लो, ये D1 और ये D2। ठीक है, जब D2 पॉजिटिव और D1 निगेटिव, ठीक है, जब D2, ये तो अल्टरनेटिंग करंट देगा। ठीक है, तो D2 पार्ट
D2 पार्ट सपोज पॉजिटिव करंट दे रहा है, D2 पार्ट सपोज फर्स्ट आप ऑल्टरनेटिंग करंट तो ऐसे रहेगा, तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये हो गया हमारा नेगेटिव। तो फॉर फर्स्ट पॉजिटिव करंट के लिए ये तो पॉजिटिव है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा, ठीक है। अभी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में घुसा, प्लस पॉजिटिव हुआ तो प्लस और प्लस में क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो गया। कैसे एंटर हो गया, परपेंडिकुलरली एंटर हो गया, ठीक है। अभी इधर से घूम के आ गया, अभी ये हो गया पॉजिटिव, अभी ये हो गया पॉजिटिव, यहाँ तक तो चार्ज आ गया, अभी यहाँ पे हो गया चार्ज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इधर से रिपल्शन होगा, फिर इधर से घूमेगा, फिर इधर से रिपल्शन आएगा, फिर इधर से घूमेगा, फिर इधर से घूमेगा, फिर इधर ऐसे घूमते 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 जब एकदम हाई एक्सेलरेशन हो जाएगा, एकदम हाई वेलोसिटी हो जाएगा, तब विंडो खोल दिया जाएगा और विंडो की तरफ से चार्ज पार्टिकल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। हमेशा यहाँ पे हम नेगेटिव करंट कंसीडर नहीं करेंगे। जब D2 पॉजिटिव तो चार्ज पार्टिकल इधर 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 जाएगा, रिपल्सिव इधर इधर आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसका पाथ क्या हो जाएगा, हमारा सर्कुलर हो जाएगा, फिर तो बाहर चला आएगा क्योंकि इस तरफ से खुला हुआ है, बाहर चला जाएगा। अब यहाँ पे आके D1 हो गया पॉजिटिव, अब यहाँ पे आके D1 हो गया, पहले ये पॉजिटिव था, अभी ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। पहले D2 पॉजिटिव था, अभी D1 पॉजिटिव, D1 पॉजिटिव होने की वजह से अभी चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी रहेगा इस तरफ, फिर घुसा, फिर अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसका पाथ हो गया सर्कुलर, फिर बाहर निकल आएगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव, फिर बाहर निकल आएगा, फिर घूमेगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव, फिर अंदर चला जाएगा, फिर बाहर आएगा, ऐसे घूमेगा घूमेगा घूमते 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 इसका पाथ हो जाएगा ऐसे। जब हाई वेलोसिटी हो जाएगा तब विंडो खोल दिया जाएगा, तब बाहर चला आएगा, ठीक है। अभी ये तो हो गया वर्किंग। अभी थ्योरी क्या है, अभी थ्योरी क्या है कि कोई भी पार्टिकल, मैंने कहा था कोई भी पार्टिकल अगर घूमे तो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होता है, सर्कुलरली घूमे तो उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होता है। और यहाँ पे लॉरेंस फोर्स कितना एक्ट हो रहा है हमारा, यहाँ पे लॉरेंस फोर्स एक्ट हो रहा है क्यू बी बी, परपेंडिकुलरली एंटर हो रहा है तो साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो हो गया हमारा क्यू बी बी, ठीक है। ये दोनों फोर्स बैलेंस है, तो क्यू बी बी इज इक्वल टू mv² बाई आर, एक बी कैंसिल चला गया, तो आर इक्वल्स टू हो गया mv बाई क्यू बी, ये हो गया आर रेडियस, ठीक है। अभी हमको निकालना है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी v इक्वल्स टू हो गया, वेलोसिटी v इक्वल्स टू हो गया, हाँ वेलोसिटी v इक्वल्स टू हो गया क्यू बी आर डिवाइडेड बाई, ओके। अभी कोई भी चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, पार्टिकल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसमें एनर्जी क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा। कोई भी पार्टिकल अगर वेलोसिटी से मूव करे तो इस पे आता है काइनेटिक एनर्जी। तो अभी हम काइनेटिक एनर्जी देखेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv², ठीक है। यानी हाफ हो गया m हो गया और यहाँ पे v² का वैल्यू बिठा देते क्यू बी आर बाई m होल स्क्वायर, तो हाफ m q² b² r² डिवाइडेड बाई m², m एक कैंसिल चला गया, तो हो गया हाफ q² b² r² डिवाइडेड बाई m। ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। वेलोसिटी का भी वैल्यू निकल गया, काइनेटिक एनर्जी का भी वैल्यू निकल गया, तो ये हो गया साइक्लोट्रॉन का बेसिक थ्योरी, ठीक है। ये हो गया साइक्लोट्रॉन का हमारा बेसिक थ्योरी, ठीक है। अच्छा, उतार लो ये कॉपी पे। अभी साइक्लोट्रॉन का लिमिटेशंस क्या है, साइक्लोट्रॉन का हम कुछ लिमिटेशंस देखेंगे। साइक्लोट्रॉन का लिमिटेशंस ये है, फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि
साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकता। चार्ज पार्टिकल तो हमारा प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है, लेकिन साइक्लोट्रॉन नेवर accelerates, cyclotron never accelerates negatively charged electron। अब तुम लोग बोलोगे क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। 10⁻31 बहुत ही छोटा मास है, बहुत ही छोटा। अभी तुम लोग एक समझो, यहाँ पे एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है जिसका मास 9.1 10⁻31। अगर इसको 1 न्यूटन वाला अगर थप्पड़ लगा दे, ठास करके अगर 1 न्यूटन वाला अगर थप्पड़ हम लगा दे, तो सोचो इसमें फोर्स, इसमें एक्सेलरेशन कितना आएगा। F इजिकल्स टू m इंटू ए। एम का वैल्यू एक्सेलरेशन हम निकालना है। एफ कितना बोला मैंने, 1 न्यूटन वाला थप्पड़ लगाया, तो एफ का वैल्यू हो गया 1 न्यूटन। 9.1 इंटू 10⁻31। अभी 1/9.1 जितना भी हो, लेकिन ऊपर उठ गया 10⁻31। यानी सोचो कितना हाई अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन आएगा। इतना एक्सेलरेशन पे ये जो मास है, ये मास कांस्टेंट नहीं रहता है, ये मास हो जाता है रिलेटिविस्टिक मास हो जाता है। ये मास रिलेटिविस्टिक मास होता है, मतलब यहाँ पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ जाता है। अभी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे सिलेबस के बाहर है, ये हमको अभी पढ़ना नहीं है, लेकिन इसी वजह से, रिलेटिविस्टिक मास की वजह से साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करता, ठीक है। ये हो गया पहला लिमिटेशन। दूसरा लिमिटेशन ये है कि मेंटेनिंग द लार्ज डिस्टेंस ऑफ डीज विच इज इम्पॉसिबल। maintaining not large distance, maintaining the uniform magnetic field, maintaining the uniform magnetic field is not possible between the D's, डीज के बीच जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा मेंटेन करना उतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसी ये हो गया दूसरा लिमिटेशन, ठीक है। और तीसरा लिमिटेशन ये है कि न्यूट्रॉन को भी ये एक्सेलरेट नहीं कर सकता। न्यूट्रॉन पार्टिकल कैन नॉट बी एक्सेलरेट, क्योंकि न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज नहीं है, चार्ज 0 है हमारा, तो इसी वजह से न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकता। सिर्फ एक्सेलरेट कर सकता है प्रोटॉन को, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो ये हो गया हमारा बेसिक लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन एंड द कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो इसमें फोर्स रहता है। अभी हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला, ठीक है, फोर्स की वजह से हमने साइक्लोट्रॉन का निकाला, लॉरेंस फोर्स का भी एक्सप्रेशन निकाला, यानी मैग्नीट्यूड निकाला। अभी फोर्स तो स्केलर नहीं, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसका मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगा, ठीक है। अभी फोर्स का डायरेक्शन हम कैसे निकालें? To find the direction we have to follow a rule. What is the rule? Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule, ठीक है। ये हमने क्लास 10 में ही पढ़ा है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बाएं हाथ का जो नियम है, बाएं हाथ का नियम, ठीक है। अब बाएं हाथ का नियम हमको क्या बोलता है? ये नियम एकदम सरल है, एकदम सहज है। क्या बोलता है बाएं हाथ का नियम? कि इफ वी स्ट्रेच
our thumb, comma, forefinger and central finger of our left hand in three mutually perpendicular direction, then forefinger gives magnetic field direction, central finger gives direction of current, then thumb points to the direction of force, ठीक है। अगर if we stretch thumb, forefinger and central finger of our left hand in three mutually perpendicular direction, then forefinger gives the magnetic field direction. मैं अंडरलाइन करके दे रहा हूँ। Forefinger gives the direction of magnetic field, central finger gives the direction of current, okay, then thumb points to the direction of magnetic force, ठीक है। अगर ये बाएं हाथ के तीनों उंगली को अगर हम तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है, तीनों ऐसे डायरेक्शन पे अगर हम स्ट्रेच करें, तो अगर ये फोर फिंगर, ठीक है, ये जो उंगली है, दिस फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अगर डायरेक्शन करता है, ये सेंट्रल फिंगर है, ये सेंट्रल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अगर ऐसे लगाए हम, तो ये अगर डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये अगर डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो ये थंब के डायरेक्शन पे मूव करेगा, थंब के डायरेक्शन पे फोर्स डिनोट करेगा, ठीक है। देखो, याद रखने का एकदम आसान तरीका है, ये क्या देता है, फोर्स, ये क्या देता है हमको, मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, सपोज ये और ये, ठीक है, ये पकड़ लो थंब उंगली, ठीक है, ये पकड़ लो फोर फिंगर उंगली और ये पकड़ लो सेंट्रल फिंगर उंगली, ठीक है। तीनों के बीच में एंगल हमारा 90 डिग्री, ठीक है। अब ये डायरेक्शन देता है हमको मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, ये डायरेक्शन देता है हमको इलेक्ट्रिक करंट, और ये डायरेक्शन देता है हमको फोर्स, ठीक है। अभी याद रखने का एकदम सही और एकदम आसान तरीका है, जो मैं सबको बताता हूँ, सबको रटा देता हूँ एकदम। कैसे, देखो, फोर्स का F ले लो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का M ले लो और करंट का C ले लो। तो F से हो गया फादर, M से हो गया मदर और C से हो गया चाइल्ड, ठीक है, यानी फादर, मदर और चाइल्ड हो गया।
फादर मदर चाइल्ड। फादर F का फोर्स, मदर M का मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड C का करंट। फादर F का फोर्स, मदर M का मैग्नेटिक फील्ड और C से चाइल्ड, चाइल्ड का इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया? एकदम आसान तरीका है। चलो, तो ये हो गया हमको डायरेक्शन निकालने का तरीका, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स कितना लगता है। फोर्स इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, फोर्स इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे कितना फोर्स जनरेट या कितना फोर्स लगता है। चलो पहले कंडक्टर ड्रॉ करते, ठीक है। तो इधर से पकड़ लो, ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इस एक्सिस पे मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेगा, इधर से मूव कर रहा है VD। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है हमारा, ई से दे देता हूं। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस डायरेक्शन पे। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन रहेगा इस तरफ, इधर से रहेगा हमारा करंट का डायरेक्शन, इधर से रहेगा इलेक्ट्रिक करंट I का डायरेक्शन। ठीक है, और इस तरफ से पकड़ लो मैग्नेटिक फील्ड है, इस एक्सिस की तरफ से पकड़ लो मैग्नेटिक फील्ड है, इस एक्सिस की तरफ से मैग्नेटिक फील्ड है। तो फादर मदर चाइल्ड, तो ये मदर चला गया, ये चाइल्ड चला गया, यानी इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड, इस तरफ से हमारा, देखो यहाँ पे अगर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाए तो इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिनोट कर रहा है। ठीक है, इस तरफ से ये उंगली हमको करंट दिखाता है, ये उंगली करंट दिखा रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन कैसा रहेगा, यानी कंडक्टर हमारा बोर्ड के इधर से चला आएगा। ठीक है, यानी फोर्स का डायरेक्शन रहेगा इस तरफ। ये 3 डायमेंशनल है, इसीलिए हमको मैं दिखा नहीं सकता हूं। ठीक है, इस तरफ से रहेगा फोर्स। ठीक है, यानी फोर्स इधर से आएगा। थोड़ा करेक्ट करके दिखा देता हूं, फोर्स का डायरेक्शन रहेगा इस तरफ, इस एक्सिस की तरफ। ठीक है, इधर से रहेगा हमारा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। कैसे हमने निकाला? बाय अप्लाइंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पकड़ लो, ये वाई एक्सिस पकड़ लो और ये जेड एक्सिस पकड़ लो। ओके, इस कंडक्टर का लेंथ मान लो L, इस कंडक्टर का लेंथ मान लो L। ओके, अभी इस कंडक्टर पे लॉरेंस फोर्स कितना रहेगा? नाउ लॉरेंस फोर्स FL, लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला क्या था? Q इंटू V क्रॉस B, Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो या तो Q नहीं, या तो E, और V मीन्स वेलोसिटी VD वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ओके, समझ में आया? ओके, अभी if small n be the number of electrons per unit volume, if small n be the number of electrons per unit volume, अगर small n अगर number of electrons per unit volume है
तो कैपिटल एन यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा स्मॉल एन इंटू एरिया इंटू एल। देखो एरिया इंटू एल हो गया इसका वॉल्यूम, एल तो हमारा लेंथ है, और अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है तो एरिया इंटू लेंथ हो गया इसका टोटल वॉल्यूम। देखो ये एरिया ये एरिया ये एरिया ये एरिया ये एरिया ये एरिया टोटल लेंथ कवर कर रहा है, और एरिया लेंथ का अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया ये वॉल्यूम आ गया। पर यूनिट वॉल्यूम का अगर एन है तो एन इंटू ए इंटू एल हो जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो देन टोटल फोर्स एफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल एन इंटू एफ एल, यानी कैपिटल एन इंटू कैपिटल ई इंटू बी डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हो गया हमारा टोटल फोर्स। ठीक है, अभी कैपिटल एन का हम वैल्यू बिठा देते हैं यहाँ पे, अभी कैपिटल एल का हम वैल्यू बिठा देते हैं यहाँ पे। कैपिटल एन का अगर वैल्यू बिठा दिया तो हो जाएगा एफ इज इक्वल्स टू स्मॉल एन ए एल इंटू ई बी डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके, अभी देखो अगर इसका लेंथ अगर है L और करंट जा रहा है हमारा I, इस कंडक्टर का लेंथ L और इसी कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है, इसी कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है I, तो I इंटू एल हो गया हमारा करंट एलिमेंट। समझ में आया? करंट एलिमेंट क्या था? IDL। अब यहाँ पे तो DL नहीं है, यहाँ पे तो हमारा L है, तो I इंटू एल हो गया हमारा करंट एलिमेंट। ओके, तो इफ IL बी द, इसका हम एक इक्वेशन ले देते 1, if IL vector be the current element, if IL vector be the current element, then L vector and VD vector, देखो L vector इस तरफ और VD vector इस तरफ, L vector हमारा इस तरफ रहेगा, ठीक है, और VD vector इस तरफ, देन L vector and VD vector are in opposite direction। ठीक है, करंट एलिमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, VD का डायरेक्शन इस तरफ, यानी L वेक्टर, करंट तो कोई वेक्टर नहीं है, लेंथ ही वेक्टर रहेगा, तो L वेक्टर और VD वेक्टर, L वेक्टर का इस डायरेक्शन इस तरफ, करंट के साथ ही रहेगा इस तरफ, और VD वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ, तो दोनों का डायरेक्शन हो गया हमारा ऑपोजिट। ठीक है, तो अभी देखो, अभी ये जो हमने लिखा है NALE वेक्टर, ठीक है, तो VD वेक्टर बाहर लेके चले आएंगे और L वेक्टर हम अंदर डाल देंगे। ठीक है, VD वेक्टर को हम बाहर लेके आएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 टोटल फोर्स हम लिख सकते हैं NAE इंटू VD, और ब्रैकेट में रहेगा L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि देखो A क्रॉस B अगर ऑपोजिट रहा तो हम माइनस ऑफ B क्रॉस A लिख सकते हैं, तो वैसे ही अगर L क्रॉस VD वेक्टर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं VD वेक्टर क्रॉस L वेक्टर। यहाँ पे पॉजिटिव क्यों आ गया? बिकॉज डायरेक्शन इज हमारा ऑपोजिट। ठीक है, तो NAEVD इंटू L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, अभी देखो, अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन याद करो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या था? I इज इक्वल्स टू NEAVD। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन ये था ना, I इज इक्वल्स टू NEAVD। याद करो, हमने पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का एक्सप्रेशन का रिलेशन था, करंट इक्वल्स टू NEAVD। तो यहाँ पे NEAVD की जगह पे हम करंट का वैल्यू बिठा देते हैं, F इज इक्वल्स टू I इंटू L वेक्टर क्रॉस B vector। This is the total force exerted on current carrying conductor।
अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालें, तो मैग्नीट्यूड का वैल्यू होगा F इज इक्वल टू आई तो रह गया एल बी साइन थीटा, और डायरेक्शन तो रहेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, अब ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा? देखो आई तो हमारा कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, आई तो स्केलर क्वांटिटी है, आई तो स्केलर भी क्वांटिटी नहीं है, आई तो टेंसर क्वांटिटी है। तो आई को छोड़ो, बाकी दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। यानी मैक्सिमम कब होगा? इफ थीटा इज इक्वल्स टू, यानी अगर एल और बी यानी लेंथ और यानी कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली अगर प्लेस हो, तभी जाकर फोर्स हमारा मैक्सिमम लगता है। एफ मैक्स लगता है कितना? बी आई इंटू, ओके। और मिनिमम कब रहता है? जब थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तब थीटा 90 हो गया तो एफ मीन हो गया हमारा 0 साइन, सॉरी थीटा 0 डिग्री, नॉट 90, थीटा 0 डिग्री, तो एफ मैक्स हो गया हमारा 0। ठीक है, यानी कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम डायरेक्शन पे हो तो फोर्स का वैल्यू आता है 0, और अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली प्लेस हो, अगर इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड है, कंडक्टर ऐसे प्लेस किया तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, तो जाके हमारा फोर्स लगता है मैक्सिमम बी इंटू आई इंटू एल। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ तक ही समाप्त करते। मैंने कहा था ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, इसीलिए हम धीरे धीरे चलेंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही समाप्त करते। नेक्स्ट हम फोर्सेस बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स और गैल्वेनोमीटर की तरफ हम प्रोसीड करेंगे। स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू।